के प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर जीडीपी से मैं नेशनल इनकम निकालता हूँ तो उसके व्हाट आर द इश्यूज, वो एक्यूरेट क्यों नहीं निकलता। ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो मेन चीज है विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ भी थोड़ा सा हमने एएस में किया हुआ है तो थोड़ा सा ए2 में करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड डेवलपमेंट, ये मेन है हमारा इंशाल्लाह चैप्टर, जो इस वीक में मेरी कोशिश है आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस में खत्म कर दूं। सो एक और मिनट में वेट करता हूँ, उसके बाद ये क्या होगा। अच्छा। सो बल्कि इनफैक्ट चलो, आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन उतनी देर में और बच्चे आते जा रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर कोई कनेक्शन में इशू होता है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आई विल चेंज माय कनेक्शन। लेकिन क्लास छोड़ के नहीं जानी, बिकॉज एज आई सेड ये पूरा हफ्ता जो है ना हमने फुल फ्लेज काम करना है, और हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम इसको जरा थोड़ा सा स्लो लेकर जाएं। मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि ये जरा लंबा चैप्टर है बच्चों। ये जो मेरे नोट्स में जो मैं शुरू कराऊंगा आज से, ये चैप्टर 8 प्लस चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 बहुत छोटा है, वो एएस का एक सॉर्ट ऑफ रिकैप है। और चैप्टर 9 इंशाल्लाह फिर जो मेन चीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये उसके बारे में है। तो लंबा चैप्टर है ये, और है बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन आसान है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर एसेज आते हैं। एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, हर चैप्टर में से एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैक्रो के एसेज भी आते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि 3 टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंशाल्लाह। सो चलो जी, मेरे ख्याल में 8:07 हो गए। सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। आई होप सबको नजर आ रही है। एग्जाम्स की जो वीडियोस हैं, P2 की वीडियोस तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। P4 की वीडियोस मैंने अभी शेयर नहीं की उनमें से, क्योंकि एक रह गई। मैंने एक क्वेश्चन की बना ली है वीडियो, एक की अभी रह गई है। मैं चाह रहा हूँ एक दफा दूसरी की भी बना लूं, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर कर लूंगा पेपर 4 की। जहाँ तक केस स्टडीज की बात है, मैं केस स्टडीज की वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा वो इरादा नहीं है बनाने का। तो केस स्टडीज में आपके साथ उसके जो मार्किंग स्कीम है वो इंशाल्लाह आपको आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको इंशाल्लाह उसका फायदा हो। मे बी आगे जाकर कभी इंशाल्लाह फर्दर डाउन द रोड में केस स्टडीज की भी वीडियो बना लूं, लेकिन क्लास में मैं ये डिस्कस अब इतने डिटेल में नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने वीडियोस बना दी है। तो मैं एग्जाम क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह अगले मंडे को आप लोगों के सिर्फ जो क्या कहते हैं, जो पेपर्स हैं वो मैं वापस करूंगा। बट एग्जाम उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम डिस्कस करते करते ही 3 से 4 दिन लग जाते होते हैं। तो इसलिए मैंने इस दफा वीडियोस का सहारा लिया, सो दैट आप लोग अपने टाइम पे इसको देख लो, समझ लो। और जब आपको आपके पेपर्स वापस मिलेंगे तो आप लोग देख लोगे कि अच्छा कहाँ मेरी गलती हुई है, कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता था। सो होपफुली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये इस तरह की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं इनका शायद ज्यादा फायदा हो कंपेयर टू अगर मैं क्लास में आप लोगों को ये बताऊं। सो आई होप सबको मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है। जरा एक थम्स अप कर दें। स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जैनब को नजर आ रही है तो इसका मतलब आमना को भी आ रही है, अब्दुल्ला को भी आ रही है, सब चलो सबको नजर आ रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमजा आबिद क्यों बंदर बना हुआ है? चलो कोई नहीं, पहली दफा नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं। यार बाय द वे, आई होप बिफोर आई बिगिन, प्लीज बेड पे लेट के क्लासे नहीं लेनी। ये अटेंडेंस का चक्कर कम है, पढ़ने का चक्कर ज्यादा है। ठीक है, तो प्लीज अटेंडेंस के चक्करों में बस बिस्तरे पे लेट के क्लास ना लेना। ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं भी अपने ऊपर जो है ना इस वक्त वो कंबल लिया हुआ है और जैकेट पहनी ही है, बट मैं बेड पे डेफिनेटली क्लास नहीं ले रहा। तो अगर मैं क्लास आपको पढ़ाते हुए नहीं बेड पे ले रहा, तो डेफिनेटली आपको बेड पे मतलब सीखने को कुछ नहीं मिलेगा इफ यू टेक द क्लास while lying on the bed. So just sit upright so that समझ भी है थोड़ी सी इंशाल्लाह। अच्छा जी, चले जी, बिस्मिल्लाह। सो
पहली चीज जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करनी थी, वो दैट इज बेसिकली, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ रिकैप ऑफ द एएस करिकुलम, जो हमने चैप्टर 5 ऑफ द एएस करिकुलम में, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है एएस के चैप्टर 5 के अंदर ही मैंने आपको चीजें करवाई हुई हैं कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं। नेशनल इनकम को मेजर करने के 5 तरीके हैं हमारे पास। जीडीपी से निकाल सकते हैं। जीडीपी क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है जी। सो जीडीपी के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो आपके मुल्क में प्रोड्यूस हो रही हैं और फाइनल आउटपुट है। मतलब जीडीपी में कोई इंटरमीडिएट आउटपुट नहीं आता, रॉ मटेरियल वगैरह नहीं आते, ठीक है, ओल्ड गुड्स नहीं आते, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन जिस तरह बॉन्ड्स होते हैं वो नहीं आती, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं आती, ये सारी चीजें बेसिकली जीडीपी में नहीं आती। तो फाइनल गुड्स आएंगे बेसिकली जीडीपी के अंदर। ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने एएस के अंदर फिर जीडीपी की 2 टाइप्स पढ़ी थी। नॉमिनल जीडीपी विच इज करंट प्राइस लेवल इनटू करंट आउटपुट लेवल, और उसका सम कर दे, ये नॉमिनल जीडीपी है, करंट करंट। जबकि रियल जीडीपी था बेस ईयर प्राइस लेवल इनटू करंट आउटपुट। ठीक है। प्राइस लेवल को कांस्टेंट रखते हैं रियल जीडीपी में, इसीलिए आपको मैंने याद होगा मैंने बताया था रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर ऑफ आउटपुट देन नॉमिनल जीडीपी, बिकॉज रियल जीडीपी में सारा फोकस आउटपुट पे होता है। प्राइस लेवल को रखते कांस्टेंट है हम, क्योंकि वो बेस ईयर के प्राइस लेवल के इक्वल रहता है हमेशा। जबकि नॉमिनल जीडीपी में महंगाई की मिलावट आ जाती है बीच में। ठीक है। सो ये जीडीपी था, ठहरे अगर कोई बच्चा है। ठीक है जी। अच्छा, फिर आते जीएनपी पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था आपके मुल्क के जो सिटीजन्स हैं वो जहां मर्जी आउटपुट बनाए वो आपके मुल्क के जीएनपी में आएगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। तो जीडीपी तो था ना जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, आपके मुल्क में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो चाहे आपके लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या फॉरेनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जीडीपी में आएगा। लेकिन जीएनपी में जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जीडीपी में इंपॉर्टेंट है आपके सिटीजन्स। क्या आपके मुल्क के लोग, आपके मुल्क के सिटीजन्स वो कितना आउटपुट बना रहे हैं, जहां मर्जी बनाए, डजेंट मैटर। ठीक है। पाकिस्तान में बना रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर बना रहे हैं, इनकम पाकिस्तान में अर्न कर रहे हैं, बाहर अर्न कर रहे हैं, डजेंट मैटर, वो जीएनपी में आएगा एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तानी है। ठीक है। उसका ये फॉर्मूला था जीडीपी प्लस प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अच्छा, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या था? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो ये दोनों में फर्क है। और डिस्पोजेबल नेशनल इनकम क्या थी जी? आपकी नेशनल इनकम माइनस इनकम टैक्स। ठीक है। फिर एक जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी मैंने आपको करवाया था। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जीडीपी की जो वैल्यू है उसमें आप सब्सिडीज ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, ताकि हम गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है उसको बिल्कुल माइनस कर दें। ठीक है। गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है, क्या होता है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन? प्राइस के ऊपर 2 तरीके से हो सकती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्राइस मतलब वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन 2 तरीके से हो सकती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वैल्यू बढ़ा देते हैं, वैल्यू बढ़ाने का क्या मतलब है? प्राइस बढ़ा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी प्राइस गिरा देते हैं। ठीक है। तो अब सब्सिडी को यह मैं ऐड इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सब्सिडी प्राइस गिराते हैं, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? ऐड। और इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस गिराते हैं, हो सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं। ठीक है। एक चीज है फॉर एग्जांपल 100 रुपए की, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगे 110 हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू देखनी है तो क्या करना है? 10 रुपए को माइनस करना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो गया। ठीक है। दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। राइट। सो ये जीडीपी। अब मैं आपके पास आता हूं, अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आपसे इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं। बट वन लास्ट थिंग रिलेटेड टू दिस, बाय द वे, ये नॉमिनल और रियल जीडीपी तो मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूं आपके साथ, ये एएस में बहुत डिटेल में किया था। एंड अगेन ये सारा इसकी कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पे की है, ये एएस वाली कैलकुलेशन ही है कि जी बेस ईयर जो है वो आपका ईयर 0 है,
तो उसकी जो प्राइस लेवल है 100 है। तो रियल जीडीपी को निकालने के लिए हमने क्या करना है, 100 × 50, 100 × 50, 100 × 70। ये हमें हमारे तीनों सालों की रियल जीडीपी निकल गया। जबकि नॉमिनल जीडीपी के लिए क्या करना है, करंट प्राइस इंटू करंट आउटपुट, करंट प्राइस इंटू करंट आउटपुट, करंट प्राइस इंटू करंट आउटपुट, ये नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। सो ये रियल नॉमिनल जीडीपी हमने ऑलरेडी किया। अगेन अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, बाय द वे। मैं आपके पास बस जस्ट गिव मी वन लास्ट मिनट। ये आखिरी चीज जो इससे पहले करनी है क्वेश्चन से पहले, दैट इज कि नेशनल इनकम को, ठीक है हमने देख तो लिया कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तरीके क्या हैं। ये कुछ 6 तरीके हमने देखे, ठीक है। लेकिन इन 6 तरीकों के बेसिकली सॉर्ट ऑफ समरी जो है ना, वो होती है कि जी नेशनल इनकम को निकालने की जो अप्रोचेज हैं वो 3 है बेसिकली। नेशनल इनकम अगर आपने अपने मुल्क में निकालनी है, चलो फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान का जीडीपी निकालना है, क्योंकि जीडीपी से मैं पाकिस्तान की नेशनल इनकम निकालता हूं। मैं जीडीपी कैसे निकाल सकता हूं? ठीक है, अच्छा एक तो फॉर्मूला ना, प्राइस इनटू आउटपुट, वो तो चलो ठीक है। लेकिन जीडीपी को निकालने के, और ये जो प्राइस इनटू आउटपुट है, ये दिस इज बेसिकली आउटपुट अप्रोच। ठीक है, कि आप अपने मुल्क के जितने भी आउटपुट है, फाइनल गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं, उन सबको सम करो, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को सारे को सम करो। ठीक है, तो आपके मुल्क में जितनी भी चीजें बन रही हैं उन सबकी मॉनेटरी वैल्यू निकालो और उनको सम करो, तो जीडीपी निकल आएगा। इसको कहते हैं आउटपुट अप्रोच। ठीक है, लेकिन आउटपुट अप्रोच के साथ साथ इनकम अप्रोच से भी हम जीडीपी निकाल सकते हैं। कैसे? आपके मुल्क में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो जितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, उन सब इनकम्स को ऐड कर दो तो सेम आंसर आना चाहिए। ये इट एग्रीगेट्स ऑल द इनकम दैट हैव बीन अर्न्ड बाय द कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। हाँ, ट्रांसफर पेमेंट नहीं आता, ऑब्वियस ही बात है। जिस तरह पेंशन हो गई, वो ऑब्वियस ही बात है नेशनल इनकम में पेंशन नहीं आती, क्योंकि वो ट्रांसफर पेमेंट्स है। नेशनल इनकम में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं आते, ट्रांसफर पेमेंट्स है। ठीक है, जहां जिस तरह यहाँ मैंने एग्जांपल लिखी है, भाई ये रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये तो आएगा नेशनल इनकम में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और पेंशन्स आपकी नेशनल इनकम में नहीं आएंगी। ठीक है, सिर्फ इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा नेशनल इनकम का। ठीक है, तो ये भी नेशनल इनकम और या जीडीपी निकालने का तरीका है कि आप सारी इनकम्स को ऐड कर दें। एक और तरीका भी है, एक और अप्रोच भी है, एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या है जी? आप अपने मुल्क में जितना भी खर्चा हुआ है ना, उस सबको ऐड कर दें। वो खर्चा क्या है जी? बेसिकली एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो हमने किया था, C+I+G+X-N, ये सारे को ऐड कर दें, ये आपका नेशनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वो दैट इज द सेम एज नेशनल इनकम या जीडीपी। ठीक है, बल्कि हम याद रखें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन तीनों अप्रोचेस के आंसर बेसिकली सेम आते हैं। तीनों अप्रोचेस से, क्योंकि जीडीपी निकलता है ना, तो तीनों अप्रोचेस से आंसर सेम आते हैं। ठीक है, इनकम अप्रोच, आउटपुट अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, तीनों के आंसर सेम होने चाहिए। यहां मैंने लिखा हुआ है एंड पे ये। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका नेशनल इनकम का बेसिकली सॉर्ट ऑफ रीकैप मैंने किया है। ठीक है, इस पे आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एसएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले अगर कोई क्वेश्चंस है, आई नो मैं जरा थोड़ा तेज गया हूँ, बट दिस इज समथिंग जो हमने एएस में ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैंने को बहुत ज्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं गया मैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। वरना अगर ठीक है, समझ आ गई, तो जरा थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गई, आगे चलें। हमजा का सवाल है। हमजा, एक मिनट, आस्क टू अनम्यूट। हाँ जी हमजा, बताएं। सर आपने बोला था कि जीएनपी के अंदर जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो वो आपने कहा था कि इट इज प्रोड्यूस बाय द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, लेकिन जीडीपी में भी तो ऐसा हाँ, आउटपुट होगा जो नॉन सिटीजंस ने भी प्रोड्यूस किया होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो, जीडी का फॉर्मूला क्या है, जीएनपी का फॉर्मूला है, जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये जो नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। प्लस होता है इनकम
बाय लोकल्स फ्रॉम अब्रॉड। वो लोग जो हमारे मुल्क के सिटीजन हैं, जो कमा बाहर रहे हैं या प्रोड्यूस बाहर कर रहे हैं, वो प्लस हो रहा है। माइनस क्या होगा? माइनस होगा इनकम बाय फॉरेनर्स अर्नड लोकली। आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो लोग या जो फर्म्स आउटपुट बना रही हैं या इनकम्स कमा रही हैं, वो इसके अंदर माइनस हो जाएगा। तो नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम फ्रॉम अब्रॉड में ये इनकॉर्पोरेट हो रहा है जो तुमने कहा है, क्योंकि जो तुमने कहा है वो दैट इज बिल्कुल, दैट इज परफेक्टली फाइन के जी। जीडीपी में तो जो फॉरेन फर्म्स हैं वो भी पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी तो आएंगी। तो वो वाली जो चीज है वो माइनस हो रही है इधर नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। ओ। ठीक है, सो समझ आइए, समझा? चलो गुड, गुड। ठीक है जी, आई होप बाकी सबको भी क्लियर है जी। आगे चले, थम्स अप बाकी बच्चे प्लीज जरा दोबारा मुझे कर दें, समझ आ गई है, ताकि आगे चलें। और अगर सवाल है तो पूछ लो। जैनब को समझ आ गई है, आई होप बाकी सबको समझ आ गई है भाई। सादात आर्ट्स भेज रहा है, चलो शुक्र है। ठीक है, गुड 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 गुड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं ये हमजा ने तस्वीर भी जो ये लगाई है ना, क्या बात है वैसे हमजा तेरी भी वैसे। ठहरो यार, क्या करते हैं, किधर से जाते हैं? हाइड, अब सही है। चल, चल हमजा तेरी तस्वीर फारिग हो गई है, जिस बच्चे की तूने तस्वीर, पता नहीं कौन से बच्चे की तस्वीर लगाई। अच्छा जी, अब यार ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगले चैप्टर के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को जरा दोबारा रिकैप करेंगे, जब हम देख रहे होंगे ना कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर करने का एक तरीका होता है नेशनल इनकम डिटरमिन करना, जीडीपी या जीएनआई। ठीक है, जीएनआई भी तुम्हें याद होगा, मैंने एएस के चैप्टर 5 के अंदर ग्रॉस नेशनल इनकम भी तुम्हें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो भी जरा ये देखो जीएनआई। ठीक है, अगर भूल गए हो तो रिकॉल मैं करवा दूं आपको, एएस का चैप्टर 5, उसमें जीएनआई, ये डिफरेंस बिटवीन जीडीपी, जीएनपी एंड जीएनआई। तो जीएनआई क्या होता है? जीएनआई और जीएनपी में ये फर्क है कि जीएनआई के अंदर आपके सिटीजन्स जहां भी इनकम कमा रहे हैं और फिर भेज पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, पैसा पाकिस्तान में वापस भेजना है। तो अगर पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में इनकम कमा रहे हैं तो वो तो चलो पाकिस्तान में ही है ना पैसा। लेकिन अगर पाकिस्तानी लोग यूएई में पैसा कमा रहे हैं, अब वो जीएनपी में तो आएगा, लेकिन जीएनआई में उस वक्त तक नहीं आएगा अगर वो पाकिस्तानी जो यूएई में काम कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान में पैसा ना भिजवा दे। उस वक्त जाकर वो जीएनआई में आएगा पाकिस्तान के। ठीक है, सो जीएनआई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इंशाल्लाह आगे जब हम नेश स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, अभी मैं तुम लोगों को A2 का, सॉरी जो अगला चैप्टर हम करने लगे हैं, इसमें ये नेशनल इनकम को, सॉरी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर करने का जो पहला तरीका है नेशनल इनकम, उसमें हम जीडीपी या जीएनआई भी पढ़ेंगे, मतलब ये जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई। ठीक है, उसमें मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि जब हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ रहे होंगे ना कि जीडीपी से स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग अच्छे तरीके से मेजर नहीं होते, तो क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके दो मसाइल हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं। एक मसला ये एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, जीडीपी या जीएनआई एक्यूरेट नहीं होता। क्यों एक्यूरेट नहीं होता, ये अब उसके पीछे रीजंस है। ठीक है, व्हाई इज इन जीडीपी या जीएनआई एक्यूरेट? नंबर वन, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी। ठहरो, सॉरी एक बच्चा है। अच्छा जी, सो जीएनपी या जीएनआई या नेशनल इनकम बेसिकली एक्यूरेट क्यों नहीं होती? प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी। अगेन ये खास तौर पे मसला डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होता है बच्चों। डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, सही तरीके से उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की होती। तो उसकी वजह से दे डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली डिटरमिन देयर इनकम लेवल्स। ठीक है, और जब उनको अपनी इनकम लेवल्स का नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी इनकम लेवल्स को रिपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे।
जब वो अपनी इनकम लेवल्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो जीडीपी में उनका एक्यूरेट डेटा इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, जिससे नेशनल इनकम इनएक्यूरेट होगी, पहला मसला। ठीक है। इलिटरेसी के इश्यूज विच लीड्स टू इनएक्यूरेट डेटा ऑफ जीडीपी या जीएनआई, पहला मसला। ठीक है। फिर यहाँ है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपर्टीज भी लिखा हुआ है भाई, अगेन ये भी मसला, ज्यादातर ये मसाइल डेवलपिंग कंट्रीज के होंगे बाय द वे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज। तो एक्सपर्टीज का मसला क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा एक्सपर्ट्स भी नहीं होते, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग नहीं होते कि वो अगेन एक्यूरेटली आपके मुल्क की नेशनल इनकम को सही तरह, मतलब वो क्या मॉनिटर कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। ठीक है। तो अगेन दैट क्रिएट्स इश्यूज कि वो उसकी वजह से कई दफा आपको या तो ओवर रिपोर्ट हो जाता है या अंडर रिपोर्ट हो जाती है आपकी नेशनल इनकम, बिकॉज अगेन वो भी एक्यूरेटली नहीं हो रही, बिकॉज लोगों को सही तरह, मतलब उसके उनके पास स्किल्स नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है जो जिससे वो सही तरह नेशनल इनकम निकाल पाए। ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, कुछ ऐसे एरियाज हैं, ये तो डेवलप कंट्रीज में भी होता है, बट डेवलप कंट्रीज में फिर भी उनकी गवर्नमेंट्स, क्योंकि इतना ज्यादा, मतलब देयर गवर्नमेंट्स आर एंड देयर गवर्नमेंट्स आर रिच, देयर गवर्नमेंट्स हैव द रिसोर्सेज, तो इवन इन एक्सेसिबल एरियाज में वो पहुंच जाती होती है। लेकिन हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, जी अंदरूने सिंध हो गया फॉर एग्जांपल, नॉर्दर्न एरियाज हो गए बहुत ज्यादा, वहां पे क्योंकि वो इनएक्सेसिबल हैं, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पे फिर गवर्नमेंट का इतना ज्यादा सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग नहीं होती। ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केट्स और अंडरग्राउंड इकोनॉमी, वो कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, वो ऐसे एरियाज में बहुत ज्यादा होती है, जिसका जीडीपी या नेशनल इनकम में डेटा नहीं जाता, बिकॉज गवर्नमेंट वहां पे पहुंच नहीं पाती उनको उनका डेटा मॉनिटर करने के लिए, उनका डेटा को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है। ये भी एक मसला। अच्छा, फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन, लोग कई दफा जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन बताते हैं। क्यों? अपनी इनकम्स के बारे में, क्यों? टैक्स से बचने के लिए। ये तो डेवलप में भी होता है, डेवलपिंग में भी होता है, ये हर जगह होता है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। लेकिन अगेन डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे फिर वो पकड़ने के तरीके कम है जरा। ठीक है। डेवलप कंट्रीज में फिर जरा, क्योंकि ज्यादा सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग होती है, तो पकड़ने के तरीके वहां ज्यादा होते हैं, स्ट्रिक्ट है वो ज्यादा, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट जरा स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ ज्यादा हो जाती है। फिर ब्लैक मार्केट्स, ये तो स्पेशली ट्रू इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज में आई एम नॉट सेइंग ब्लैक मार्केट्स नहीं होती, पर बहुत कम होती है। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज में ब्लैक मार्केट्स और अंडरग्राउंड इकोनॉमी बहुत ज्यादा होती है। वन ऑफ द रीजंस इज दिस इनएक्सेसिबिलिटी, बट अदर रीजंस आर जी, क्योंकि लोग एक तो टैक्स से भी बचना चाहते हैं, दूसरा अगेन बड़ी बड़ी जो क्या होती है डॉक्यूमेंटेशन है, उससे बचना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ब्लैक मार्केट बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, डेवलप कंट्रीज में कम होती है। तो ये इस वजह से यहाँ पे भी अंडर रिपोर्टेड होता है, नेशनल इनकम का डेटा इनएक्यूरेट होता है। ठीक है। देन देयर आर सर्टन इश्यूज, जैसे भाई जीडी मतलब नेशनल इनकम क्वालिटी जो है वो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर नहीं करती, ये भी एक मसला है। तो वही बात है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर नहीं करेगी तो वो एक्यूरेटली नेशनल इनकम को अंदाजा नहीं लगा पाएगी। देखो वही बात है ना, अगर मैं चेयर्स बना रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी हो या बुरी क्वालिटी हो, जीडीपी में मोर और लेस वो सिमिलर फिगर ही होगा। ठीक है। सो दैट विल बी एन इशू। ये कौन है भाई? ठहरो ठहरो, एक तो बच्चा है। अब्दुल्ला मकबूल साहिबजादा इब्राहिम। ठीक है। सो ये है जी कुछ, मैंने बाय द वे आप लोगों के लिए कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं। नंबर 1, नंबर 3, 4, 5, 8, बल्कि 8 भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 से ज्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये 7 है, डबल काउंटिंग के मसाइल। कि कई दफा जीडीपी के अंदर, इवन दो जीडीपी कोशिश पूरी करता है कि डबल काउंटिंग से बच जाए। डबल काउंटिंग क्या होती है? डबल काउंटिंग होती है कि फॉर एग्जाम्पल कॉटन बनी पाकिस्तान के अंदर, कॉटन बनी $1000 की, उस कॉटन से शर्ट्स बनी, और शर्ट्स बनी $3000 की फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर।
ठीक है। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जीडीपी या नेशनल इनकम की जो वैल्यू निकाली वो इन दोनों को ऐड करके निकाली, $4,000। ये डबल काउंटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि $1,000 ऑलरेडी इसमें इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। तो जीडीपी या नेशनल इनकम की वैल्यू $3,000 होनी चाहिए, $4,000 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो दिस कैन बिकम एन इशू कि अगर जीडीपी कोशिश तो पूरी करता है कि डबल काउंटिंग ना हो, लेकिन क्योंकि डेटा इतना ज्यादा होता है कि कई केसेस में वो डबल काउंटिंग को 100% एलिमिनेट करना इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है। कि रादर देन हम जीडीपी की वैल्यू या नेशनल इनकम की वैल्यू 3,000 लिखें, वो 4,000 लिख देंगे, बिकॉज कॉटन को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया हमने जीडीपी के अंदर, ऐड कर दी उसकी वैल्यू। सो ये गलत है ऑब्वियसली। ठीक है। सो ये कुछ हैं, एक दो तीन चार पांच पांच चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं नेशनल इनकम की एक्यूरेसी के मसाइल। ये इंशाल्लाह हम दोबारा गो थ्रू करेंगे जब स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं जी। इससे पहले लेट्स सी, कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो बच्चों। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, या आगे चलें, थम्स अप कर दें अगर मसला नहीं। चलो गुड, गुड गुड गुड। बाय द वे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा ये क्लास। तुम लोगों ने मुझे याद भी नहीं कराया टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इस क्लास की। तो मे बी कल से शायद मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूं। अभी आज वैसे भी है बड़ा आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड से कॉन्सेप्ट, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। सो लाइट चली गई है और लैपटॉप की बैटरी बहुत लो है। बेटा तो बड़ी अच्छी बात है कि तूने रात को चार्जिंग नहीं की, है तो बेस्ट है यार तेरा। अजीब, चपेड़े मारूं कसम से इन बच्चों को, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब आते हैं जी नेशनल डेट पे। नेशनल डेट ये भी एक एमसीक्यूज के लिए भी, इनडायरेक्ट एसेस के लिए भी कुछ केसेस में इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ सकते, इनडायरेक्टली आ सकते हैं। इंशाल्लाह जब एसेस कराऊंगा तो एक आइडिया तुम लोगों को हो जाएगा। डेट क्या होता है जी? नेशनल डेट क्या होता है? नेशनल डेट क्या होता है? नेशनल डेट इज बेसिकली जब आपके मुल्क का टोटल कर्जा, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डेट बेसिकली। ठीक है। तो डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट का क्या मतलब है? डोमेस्टिक डेट का मतलब है आपके मुल्क की गवर्नमेंट ने लोकल इंस्टीट्यूशन से कितना कर्जा लिया है। अच्छा, लोकल इंस्टीट्यूशंस कौन आते हैं? सेंट्रल बैंक आ जाता है, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, पब्लिक आ जाती है। पब्लिक से लोन कैसे लेते हैं, ये अगला चैप्टर पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग का, जो मैंने अभी तुम लोगों को जरा थोड़ा पोस्टपोन करा दी है। तो क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, उतना लंबा नहीं है जितना ये है, लेकिन मुश्किल चैप्टर है, तो मैं चाह रहा था कि वो जरा फिजिकल क्लासेस में इंशाल्लाह हम करें। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सोर्स गवर्नमेंट का लोन लेने का होता है लोगों को बॉन्ड्स इशू करना। ठीक है। अब वो क्या होता है बड़े डिटेल में इंशाल्लाह वो अगले चैप्टर में ही बताऊंगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस याद रखो कि तीन तरीके से डोमेस्टिक डेट लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से: सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड जनरल पब्लिक। ठीक है, जो बॉन्ड्स के थ्रू करते हैं। एक्सटर्नल डेट क्या होता है जी? एक्सटर्नल डेट होता है जो आप बाहर के मुल्कों से लेते हैं, डॉलर से लेते हैं, बाहर के मुल्कों से लेते हैं। बाहर के जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह आईएमएफ हो गया, जिस तरह वर्ल्ड बैंक हो गया, उनसे लेते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आपका डेट। तो पाकिस्तान का जो इस वक्त डेट पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हुआ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये बेसिकली दैट डेट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: डोमेस्टिक डेट एंड एक्सटर्नल डेट। ठीक है। और डेट ज्यादा कब होगा? जब बजट डेफिसिट ज्यादा होगा। पहले बेसिक चीज, जब बजट डेफिसिट ज्यादा होगा। अच्छा, अब बच्चे पूछे सर बजट डेफिसिट क्या होता है? ये किया हुआ हमने एएस के अंदर। बजट डेफिसिट होता है
जब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा कम होता है, सॉरी, ठीक है, व्हेन द टैक्स रेवेन्यू इज लेस देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, तो वो गवर्नमेंट खर्चा पूरा कहाँ करेगी, कैसे करेगी, लोन लेके, ठीक है, सो डेट बढ़ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स मतलब रिसेशन, रिसेशन के अंदर गवर्नमेंट बहुत लोन लेती है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी को गवर्नमेंट ने रिसेशन से निकालना होता है, तो इकोनॉमी को गवर्नमेंट रिसेशन से कैसे निकालेगी, ज्यादा स्पेंडिंग करके, वो ज्यादा स्पेंडिंग कैसे करेगी, कर्जे लेके, ठीक है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में भी गवर्नमेंट कर्जे काफी लेती है ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज्यादा हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ज्यादा हो आपका, तो ऑब्वियसली बात है आपको पूरा करने के लिए क्या, जिस तरह पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, तो पाकिस्तान कहाँ जाता है उसकी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, आईएमएफ के पास, आईएमएफ लोन देते हैं आपको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आपने ज्यादा करने हैं जी, आपने इंक्रीज करने हैं, तो डेवलपमेंटल स्पेंडिंग ज्यादा करनी है, तो क्या करेंगे, कर्जे लेंगे, ठीक है ना। देर आर सर्टन इश्यूज विद हाई नेशनल डेट, लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट आप वापस कर रहे हो, क्योंकि कर्जे में आपने लोन तो वापस करना है, बट साथ में इंटरेस्ट भी वापस करना है, तो वो इंटरेस्ट वापस करने का जो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करे, उसे आप कुछ और कर सकते थे, ठीक है। फिर इसके अलावा जितने ज्यादा कर्जे लोगे उतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, बिकॉज याद रखो, किसी भी चीज की प्राइस ज्यादा होती है जब डिमांड बढ़ती है, अगर लोन्स की डिमांड बढ़ेगी तो लोन्स की प्राइस बढ़ेगी, और लोन्स की प्राइस को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इफेक्ट होंगे, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर भी इफेक्ट होगा बाय द वे, क्योंकि अब उनको महंगा कर्जा मिलेगा, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना महंगी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली आपके मुल्क में डेट बर्डन बढ़ेगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोइंग आप कम करोगे, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है जी। ये हो गए जी नेशनल डेट के प्रॉब्लम्स, राइट। तो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज आई सेड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान चीज है, ठीक है। बिजनेस साइकिल आपको एक आइडिया है, आई एम नॉट गोना गो थ्रू दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल, बिजनेस साइकिल का आपको आइडिया होता है, बिजनेस स्टडीज में भी आपने पढ़ा होगा, वो बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा इन फॉर फॉर मोस्ट केसेस, आई थिंक बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा फॉर फर्म्स, ठीक है, हर बिजनेस बिजनेस साइकिल से गुजरता है, लेकिन इकोनॉमीज भी एक इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल से गुजरती हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं उनके जो, हर इकोनॉमी के साइकिल्स क्या होते हैं, ग्रोथ का साइकिल होता है, फिर पीक पे आपकी इकोनॉमी पहुंचती है, पीक के बाद अल्टीमेटली आपने एक सॉर्ट ऑफ रिसेशन फेज में जाना है, और रिसेशन फेज जब बहुत ज्यादा पीक पे होता है उसको डिप्रेशन कहते हैं, स्लम्प कहते हैं, और फिर इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी पे जाती है, ठीक है, और रिकवरी से फिर ग्रोथ पे होती है, ग्रोथ से फिर पीक, एंड देन यू गो टू रिसेशन अगेन, जिससे आप स्लम्प में जाते हो, फिर ग्रोथ, रिकवरी होती है, फिर ग्रोथ होती है, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। सो ये हो गया जी आपका बिजनेस साइकिल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। कोई मसला बच्चों, थम्स अप। मैसेज आए हुए, किसकी मैसेज आए हुए, मददी ने तो ऑलरेडी कर लिया। सर लोन का इंटरेस्ट रेट इज यूनिवर्सली फिक्स्ड फॉर नेशनल या आईएमएफ, या इट कैन चेंज बेस्ड ऑन, यार इंटरेस्ट रेट्स आर बेस्ड ऑन कि हम इंटरेस्ट कि हम लोन किसको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह लेट्स सपोज पाकिस्तान का, तुम लोगों ने न्यूज में कभी सुना होगा कि पाकिस्तान की जो डेट रेटिंग है वो ट्रिपल ए से ट्रिपल बी में चली गई है, इस तरह की डेट रेटिंग्स होती हैं बेसिकली, मुल्कों की भी और फर्म्स की भी, ठीक है। तो अगर एक फर्म स्टेबल हो, तगड़ी हो, अच्छी लिक्विडिटी हो उस फर्म की, तो उसकी डेट रेटिंग अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, इसका मतलब है उसमें रिस्क कम होता है, तो उस पर इंटरेस्ट कम चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक फर्म या एक कंट्री, वो उसके काम बहुत खराब हुए हुए हैं और बस वो डिफॉल्ट करने लगी है, या डिफॉल्ट नहीं करने लगी लेकिन हालात काफी खराब है, तो उसका इसका मतलब है उस पे रिस्क ज्यादा है, तो उस पे इंटरेस्ट हाई पड़ेगा,
तो ऐसी कंट्रीज, ऐसे फर्म्स पे हाई इंटरेस्ट रेट पड़ता है। तो जो लोन्स होते हैं उनका मतलब यूनिवर्सली फिक्स्ड नहीं होता। हाँ अगर देखो, कुछ केसेस में फिक्स्ड होते हैं, जिस तरह आप गाड़ी की लेंडिंग है तो गाड़ी की लेंडिंग में आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट आई थिंक होता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे इतना, मैंने ना कभी गाड़ी की लेंडिंग की है टू बी ऑनेस्ट। मैं इतना ज्यादा इसमें वो नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट वेल वर्स्ड। लेकिन मुझे इतना पता है इकोनॉमीज की जो इंटरेस्ट है वो फर्क होता है इंटरेस्ट रेट। तो आईएमएफ लोन पाकिस्तान को हायर इंटरेस्ट रेट पे करेगा कंपेयर टू टर्की। टर्की को लोअर इंटरेस्ट रेट पे करेगा, या इंडिया, इंडिया को लोअर इंटरेस्ट रेट पे करेगा, बिकॉज उनके जो वापस करने की एबिलिटी है वो बहुत आसान है, उनकी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, आई होप दिस सॉल्व्स द क्वेश्चन। अच्छा जी, सर अटेंडेंस, अब बेटा अटेंडेंस लगाता हूँ मैं, एंड पे लगाऊंगा। सदा जानता नहीं है मैं तुझे, बहुत बड़ी चीज है तू। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जो हमने एक क्विक ओवरव्यू हमने किया कि जी लास्ट एएस के अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी थी, उसके अलावा एक दो और चीजें, जरा थोड़ी सी नई चीजें हमने पढ़ी हैं। अब हम आते हैं, जो मेन चैप्टर है वो है ग्रोथ, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड डेवलपमेंट, उसमें एफडीआई भी पढ़ेंगे एंड पे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम ऑलरेडी एएस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, क्विक रिकैप, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। एएस के अंदर हमने पढ़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन, इंक्रीज इन रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी ऑफ द कंट्री, फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की दो टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारा चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है बाय द वे, अगेन एएस का चैप्टर 5 में ये सारी चीजें हमने की है। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ की दो टाइप्स क्या होती हैं जी, एक्चुअल ग्रोथ एंड पोटेंशियल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, जब आपके मुल्क का एक्चुअल आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, ये कब हो सकता है, मे बी अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, राइट। और ये पीपीसी की तरफ जब मूवमेंट होती है ना, ये जब आपकी इकोनॉमी पीपीसी के अंदर और पीपीसी की तरफ जा रही है, या एग्रीगेट डिमांड राइट पर शिफ्ट कर रही है, तो ये दिस इज बेसिकली एक्चुअल ग्रोथ। जबकि पोटेंशियल ग्रोथ होती है आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो कैपेसिटी कब बढ़ती है, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी या क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी या क्वालिटी बढ़ेगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, राइट। तो अच्छा, अब मैं इसको, चलो एक एग्जांपल, कि पाकिस्तान में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सॉरी, पाकिस्तान में अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कैपेसिटी से नहीं है या उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी से नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है वर्कर्स अब काम नहीं कर रहे बेसिकली, लेकिन वर्कर्स उतने ही है। ठीक है, तो अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, ज्यादा लोग काम करना शुरू किए हैं लेकिन लोग उतने ही हैं, तो एक्चुअल ग्रोथ होगी। पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब है वर्कर्स ज्यादा हो जाएं, इकोनॉमी के अंदर लोग ज्यादा आ जाएं। बाहर से पाकिस्तान में लोग माइग्रेट करके आ गए तो पाकिस्तान के वर्कर्स बढ़ गए, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए, उससे पीपीसी राइट पर शिफ्ट करेगा या लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का राइट पर शिफ्ट करेगी। ठीक है, सो ये एक्चुअल और पोटेंशियल ग्रोथ में फर्क है। उसके बाद आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, पता नहीं मैं ये, आई डोंट नो मैंने ये कराया या नहीं कराया, साद या जैनब तुम लोगों को शायद याद हो, मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोज एंड कॉन्स भी आई थिंक ये करवाए हैं, क्योंकि ये एएस में है। आई थिंक मैंने चैप्टर 5 में ये भी किया है, याद है तुम लोगों को? यस, हाँ चलो, साद को याद, वेरी गुड। अच्छा, जैनब तो अभी यही है। सो ठीक है जी, जबरदस्त। प्रोज एंड कॉन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोज एंड कॉन्स, ये एएस में सारा किया, रट्टे वाली चीज है। ये अब एएस के 12 नंबर के सवाल इस पे आते होते हैं। ठीक है, एक दफा तो आया हुआ है एक्चुअली ये, क्योंकि 2023 में करिकुलम चेंज हुआ था ना, तो आई थिंक 2023 या 2024 के किसी एग्जाम में ये 12 नंबर का सवाल आया था कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हमेशा अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत सी अच्छाइयां भी हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉब्लम्स भी हैं, और इन पे जो है वो एक अच्छा सा आप इवेल्युएशन या कंक्लूजन लिख सकते हैं। वो कंक्लूजन मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है बाय द वे, और वो एएस के नोट्स में भी लिखा हुआ है बाय द वे। आई डोंट नो मैंने ये ए2 के नोट्स में क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि ये अब ये सारी चीज एएस के अंदर चली गई है। आई डोंट नो मैंने क्यों किया हुआ, बट चलो खैर, एनीवे ये लेट मी सी कि मैंने एएस के अंदर
ये ऐड किया हुआ है। हाँ हाँ, ये सारा डिटेल में प्रोज एंड कॉन्स है। और फिर एंड पे जो है मैंने कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। एक्चुअली A2 के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है, ये A2 में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ? इसका भी मैंने आइडिया आपको एएस के अंदर दे दिया था, बिकॉज आई वांट कि आप एएस के जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में 12 नंबर का एवेल्युएटिव सवाल आता है तो एंड पे कंक्लूजन में ये जरूर लिखो आप कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी अगर वो इंक्लूसिव है और सस्टेनेबल है। क्या मतलब? इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जिसका फायदा इकोनॉमी के सारे सेगमेंट्स को पहुंचे, सिर्फ अमीरों को या मर्दों को या 40 से ऊपर के लोगों को ना पहुंचे, सबको पहुंचे, यंगस्टर्स को भी पहुंचे, खवातीन को भी पहुंचे, गरीब लोगों को भी पहुंचे। दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। जबकि सस्टेनेबल ग्रोथ होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी हो कि उससे फ्यूचर जनरेशन्स को भी फायदा हो। सिर्फ आज की जनरेशन बिल्कुल जो है ना वो मतलब पार्टी ना करें, फ्यूचर जनरेशन्स को भी फायदा हो, और साथ में इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो कि पोल्यूशन से आपकी करंट जनरेशन खराब होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो मतलब स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सस्टेनेबल ग्रोथ में, करंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन जो है ना, जो वो दोनों जो है वो बेटर ऑफ हो रही। राइट। ये जी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, बड़े डिटेल में मैंने इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का सारा डिटेल में इसके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी की है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मैंने पॉलिसीज भी बताई हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ की पॉलिसीज क्या हैं, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेस, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना। क्या मतलब? लोगों की एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर, इन तीन चीजों पे इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। ताकि लोग ज्यादा बेटर ऑफ भी हों, हेल्थ भी उनकी बेहतर हो, ओवरऑल लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो। ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आप इंश्योर करो कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ ये ना हो ना कि जी सिर्फ रिच बिजनेसेस ही बेटर ऑफ हो रहे हैं, आप उन पे टैक्स लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो ताकि ओवरऑल आपके मुल्क में सारे रीजन्स बेटर ऑफ हो। सिर्फ लाहौर में ही आपने सब इन्वेस्टमेंट कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इसका तो फायदा नहीं है ना। मतलब जाकर जरा हमें जो थोड़ा सा इनर पंजाब है या नॉर्दर्न एरियाज हैं उन उधर उधर भी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड मतलब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें मैं बड़ी डिटेल में यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, बस मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, जबरदस्त। अच्छा जी, आखिरी चीज बचो आज के लिए। अब मैं ये स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का पूरा टॉपिक आज नहीं करा सकता क्योंकि बहुत लंबा है और मेरा कोई इरादा भी नहीं है पूरा टॉपिक कराने का। लेकिन मैं आपको बेसिकली एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ और फिर ज्यादा सारी डिटेल में इंशाल्लाह स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एक्चुअली कल खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है। फिर उसके बाद बल्कि मेरी कोशिश होगी कल मैं डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट काफी लंबा है, तो डेवलपमेंट में शायद 2 दिन लगे और फिर एंड पे प्रोबेबली हम एफडीआई करेंगे, शायद मे बी उसके लिए शायद मुझे मंडे भी लग जाए। लेट्स सी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं। अब जो जनवरी के अंदर मैं क्लास के अंदर एसेज इतने ज्यादा नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि अब वो मैं एंड पे एक साथ ही करूंगा, क्योंकि मैक्रो केसेस बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलते जुलते आते हैं और काफी ज्यादा लिंक होता है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के बीच। ठीक है। तो इस चैप्टर के शायद मैं एक 2-3 एसेज में आपके साथ जरूर करूं जब ये चैप्टर खत्म हो, प्रोबेबली मंडे को इंशाल्लाह, जो अगला अगला मंडे आ रहा है इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद आपको पेपर्स दिखाऊंगा। सो आई वांट कि ये चैप्टर खत्म हो फिर मैं पेपर्स आपको दिखाऊं। राइट। लेकिन इसके बाद जो बाकी भी जो चैप्टर्स होंगे उनके अभी मैं एक साथ आपके या मतलब वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक में एसेज अब आपके साथ नहीं कराऊंगा।
वंस मैक्रो एंड्स, फिर उसके बाद, और वो मेरा इरादा है फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो, ताकि इंशाल्लाह फिर हम हमारा सारा फिर फोकस पास पेपर्स पे ही होगा। और बल्कि मैं एक पूरा हफ्ता, क्योंकि माइक्रो के तो बहुत हमने एसेस कर लिए हैं, अब मैं पूरा एक हफ्ता सिर्फ मैक्रो के एसेस करने पे लगाऊंगा। ठीक है इंशाल्लाह। सो 4 दिन हम सिर्फ 2025 2024 के मैक्रो के एसेस करेंगे इंशाल्लाह। राइट। तो इंशाल्लाह उसमें आपको प्रॉब्ली शायद वो बेहतर तरीका भी हो, बिकॉज मैक्रो के टॉपिक्स, ये वाला थोड़ा लंबा है और मनी एंड बैंकिंग का थोड़ा लंबा है, बाकी जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं बहुत छोटे हैं, 2 2 3 3 दिन में फिर वो खत्म होते जाएंगे। राइट। तो इसीलिए वो मैं फिर एक दफा ही अब फरवरी के अंदर आपके साथ मैक्रो के सारे क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है। सो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऐसे मुझे इसलिए याद है बिकॉज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के ऊपर भी एसेस काफी ज्यादा आते हैं एक्चुअली, कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पे एसेस क्या आते हैं, ज्यादा एसेस आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के आपके कोर्स के अंदर दो मेन क्या कहना चाहिए, कैटेगरीज हैं मेजर करने की। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटेटिव मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। बिफोर आई टॉक अबाउट दीज कि ये क्या होते हैं, और फिर इंशाल्लाह डिटेल इंशाल्लाह इनकी कल की क्लास में करेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पहले तो मुझे बताओ होता क्या है। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इज बेसिकली the overall quality of life. That is a better way of defining standards of living. Standards of living determine the quality of life in a country, the level of happiness enjoyed by people living in a country, yeah, the quality of life enjoyed by people living in a country, the well-being लोगों की। ठीक है। ये standards of living शो करता है। राइट। अब जिस तरह मैंने कहा स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर करने के दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्या फर्क होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में? क्वांटिटेटिव होता है जो हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकली। और न्यूमेरिकली कैसे मेजर करते हैं? मनी वाइज, मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर कर पाए। और वो कैसे करते हैं जी? मॉनेटरी मेजर में, क्वांटिटेटिव मेजर से बेसिकली नेशनल इनकम है, कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए मॉनेटरी मेजर क्या है? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम कैसे डिटरमिन करते हैं हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई। इन तीनों को एक ही कंसिडर करेंगे बेसिकली हम इस चैप्टर। वैसे तो है ये फर्क, ये चीजें फर्क है। इस चैप्टर के अंदर अब हम इन तीनों को एक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो इसलिए नोटिस करो, यहां पे मैंने सिर्फ जीडीपी की बात की है, लेकिन ये जितने भी जीडीपी की मैं पॉइंट्स तुम लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, प्रोज एंड कॉन्स, वो बेसिकली जीएनपी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जीएनआई के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कई दफा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जीडीपी के बारे में नहीं होता, क्वेश्चन जीएनआई के बारे में होता है या नेशनल इनकम के बारे में होता है। तो कोई भी सवाल आया ना, आपने आंसर में यही लिखना है जो जीडीपी के नीचे मैंने चीजें लिखी हैं, बिकॉज इट्स द सेम। और या मैं ऐड कर देता हूं, ये जीडीपी के लिए भी है, सेम फॉर जीएनआई स्लैश नेशनल इनकम। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, चाहे वो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जीएनआई या जीडीपी से मेजर कैसे होता है, ये सारी वो सेम चीजें इस्तेमाल होंगी। और नेशनल इनकम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर करने में अच्छा क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये दो, ये सब के लिए इस्तेमाल होगा। ये हो गया जी क्वांटिटेटिव मेजर। और ये चला एज ए सेड कल करेंगे। दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर क्या होता है? क्वालिटेटिव मेजर होता है जो हम नॉन मॉनेटरी मेजर निकालते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स का, जो मनी में या डॉलर्स में या रुपीज में नहीं निकलते। है ये भी न्यूमेरिक, बाय द वे, है ये भी न्यूमेरिक, लेकिन ये मनी में नहीं निकलते। ठीक है। तो ये क्या है जी? ये है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
मेजरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, MEW, एंड HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी कहते हैं। ये तीन तरीके हैं जो नेशनल इनकम के अलावा हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, और तीनों। अच्छा जी बच्चों, सॉरी, वो बीच में नेट का जरा इशू हो गया था। खैर, मैं वैसे ही क्लास को खत्म कर रहा था। मैं आपकी अटेंडेंस जरा ले लूं, ताकि ये मैं जो मैनेजमेंट है उसको भेज दूं, और फिर इंशाल्लाह आई विल कॉल इट अ डे। जस्ट गिव मी अ मिनट। कौन छोड़ के चला गया यार अभी? लिटरली मैंने अटेंडेंस ली भी नहीं थी, तो छोड़ के चला गया कि बच्चा। अच्छा जी, सादात, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शाह, अहमद अदील, आमना, फातिमा, हैदर, हमजा। ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है जी, अटेंडेंस हो गई। जाओ, इंशाल्लाह कल बाकी हम करेंगे, अल्लाह ने के बाद।